कांग्रेस निगम पार्षद गीतिका लूथरा ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व निगम पार्षद पंकज लूथरा ने भी समर्थकों सहित ज्वाइन की बीजेपी। कहा पीएम मोदी के फैसलों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर ज्वाइन की बीजेपी। मेयर निर्मल जैन ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा तीनों निगमों को फिर से काट कर दिया गया पैसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के 938 करोड़ के ऐलान को बताया जनता के साथ मजाक। यमुनाबाद में कोरोना टीकाकरण अब पकड़ रहा रफ्तार। वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा पहले टीका लगवाने से कर्मचारियों में बढ़ा जोश। कल 3 अस्पतालों में वैक्सीनेशन का टारगेट 100% अचीव। आनंद विहार में जाली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बरामद हुए 4 लाख रुपए के जाली नोट। मुखबिर से सूचना पाकर स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। और कैशलेस ट्रीटमेंट से मनाही पर एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारियों से सीसीएन की खास बातचीत। सीसीएन से बोले एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारी, कैशलेस मेडिकल सुविधा न मिलने से हो रही कई तरह की परेशानियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कांग्रेस की निगम पार्षद गीतिका लूथरा, पूर्व निगम पार्षद पंकज लूथरा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पंकज लूथरा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों और विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और उनके साथ 150 कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने भी बीजेपी का दामन थामा है। इस पर शाहदरा जिले के बीजेपी अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा का कहना है कि बीजेपी में पंकज लूथरा और सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को देखते हुए बीजेपी ज्वाइन की है। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कामों से बहुत इंप्रेस होकर उनकी कार्यशैली को देखते हुए, चाहे बात धारा 370 की हो, चाहे बात राम मंदिर की हो, ऐसे निर्णय जो कोई आज तक कोई ले नहीं पाया, इन निर्णयों को देखते हुए चाहे घर गरीब आदमी घर घर तक पहुंचना, चाहे वो रेडी पटरी 10-10 हज़ार रुपये लोगों को देने की सुविधा हो, चाहे सिलेंडर देने की सुविधा हो, ऐसी बहुत स्कीमें जो आज तक हो नहीं पाई, तो उनको देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए तो मैं बीजेपी आज ज्वाइन की। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी को हमेशा मैंने अपने पिता समान माना है और उनसे पिता समान मानता भी हूं और उनके बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। मेरे पिता समान पहले भी थे, मेरे पिता समान वो आज भी हैं, मेरे पिता समान हमेशा आगे भी वो रहेंगे। गीतिका पंकज लूथरा अब कांग्रेस से भाजपा में आ गई हैं। उनके पति पंकज लूथरा जी भी आ गए, उनके साथ 150 कार्यकर्ता और आए हैं और उन सब ने भाजपा ज्वाइन की है आज। निश्चित रूप से उन्होंने ये बात कही कि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हमने कांग्रेस छोड़ी है और हम नरेंद्र मोदी के साथ। उन्होंने विशेष रूप से वहाँ जय श्री राम का नारा लगाया। उन्होंने कहा ये काम कोई कर नहीं सकता था नरेंद्र मोदी जी के अलावा और आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं उससे प्रभावित होकर, धारा 370 से प्रभावित होकर मैं 150 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से अभी और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पास हैं जो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा 938 करोड़ रुपए के ऐलान पर पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पहले दिल्ली सरकार को जो लेटर लिखे गए थे उनका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 13 जनवरी को ऐलान कर दिया कि एमसीडी को 938 करोड़ रुपए देंगे। 20 जनवरी को सैंक्शन नोट इशू किया गया। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों के साथ, कर्मचारियों के साथ, दिल्ली की जनता के साथ भी इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। मेयर निर्मल जैन ने कहा कि 938 करोड़ निगमों को पूरा नहीं मिला। तीनों निगमों को फिर से पैसा काट कर दिया गया जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली सरकार ने 11% काटकर 800 कुछ करोड़ रुपए और फिर दोबारा 42% काटकर पूरा पैसा नहीं दिया। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि 938 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने करी, इतने बड़े बड़े अखबारों में पूरा, और उसका मैंने आपको बताया कि सैंक्शन नोट रह गया है 338 करोड़।
कितना बड़ा मजाक। और उसके अंदर वो लिख करके कह रहे हैं हमने कोई पैसा नहीं काटा। कल माननीय उच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और उन्होंने दिल्ली सरकार को डायरेक्शन इशू किए हैं कि आप तुरंत ही 216 करोड़ रुपया और जो सैंक्शन ऑर्डर के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है इनको सबको दूर करके ये सारा पैसा 2 सप्ताह के अंदर निगमों को दे। 961-64 करोड़ जो हमारा रुपया था उसको पहले उन्होंने 89% कर दिया, 11%, 89% का भी उन्होंने 43% उड़ा करके 501 करोड़ करा। 501 में उन्होंने उनके हिसाब से 360 करोड़ दे चुके थे, वास्तविकता में वो हम पे 144 करोड़ आए थे और उन्होंने 501 में से 360 लेस करके 141 करोड़ रुपया उन्होंने हमारे को सैंक्शन किया है। इससे बड़ा मजाक पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता और दिल्ली की सारी जनता से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोर्ट में हमें अगली तारीख को जो फरवरी में डेट लगाई गई है उसके अंदर हमें अपने एक्सपेंडिचर का एफिडेविट करना है, हम उसको देंगे। हमारे निगम में कोई फिजूल खर्ची नहीं, हमारे पैसा ही नहीं तो फिजूल खर्ची क्या करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुना पार में कोरोना टीकाकरण अब रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहा है। जागरूकता अभियान के साथ साथ वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा बारिश से पहले आगे आकर टीका लगवाने से स्वास्थ्य कर्मचारियों में जोश बढ़ा है। इसका नतीजा ये हुआ कि बृहस्पतिवार को 3 अस्पतालों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पा लिया गया। इसके साथ सरकारी अस्पतालों में भी टीका लगाने वालों की संख्या बढ़ गई। जिलों की बात करें तो पूर्वी जिले में 500 में से 393 लोगों ने टीका लगवाया। इसी तरह से उत्तर पूर्वी जिले में 200 में से 183 और शाहदरा जिले में 600 में से 264 लोगों का टीकाकरण हुआ। इस तरह से यमुना पार में बृहस्पतिवार को कुल 840 लोगों का टीकाकरण हुआ। यमुना विहार स्थित पंचशील अस्पताल, पटपड़गंज स्थित मैक्स अस्पताल और न्यू अशोक नगर स्थित धर्मशिला नारायण अस्पताल ने अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया। वहीं सरकारी अस्पतालों में शास्त्री पार्क स्थित जगप्रवेश चंद्र और दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल में 83 और 72 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। हालांकि ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ईएसआई के झिलमिल स्थित अस्पताल में जागरूकता नहीं फैल सकी और यहां टीका लगवाने वालों की संख्या 20 और 22 रही। प्रीत विहार स्थित मेट्रो अस्पताल में भी 80 लोगों का टीकाकरण हुआ। आपको बता दें कि सूची में नाम आने का इंतजार करने के बजाय अब अस्पतालों में वरिष्ठ डॉक्टरों ने आगे आकर टीकाकरण कराना शुरू कर दिया है। उस वक्त में जब लोग अपने घरों में थे, डॉक्टर अस्पतालों में रहकर कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे थे। ऐसे में टीके पर पहला हक स्वास्थ्य कर्मियों का सही बनता है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं दूसरी ओर विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता में भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। वहीं सरकार ने किसानों के लिए प्रस्ताव रखा था कि 1 से 1.5 साल तक कानूनों पर रोक लगाई जा सकती है, पर इस प्रस्ताव से किसान नाखुश नजर आए। उनका कहना है कि हमें प्रस्ताव नहीं बल्कि नतीजे चाहिए और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। वहीं साथ ही साथ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में किसानों की ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और ऐसे में किसान और सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है और ऐसे में कोई नतीजे सामने नहीं आया। किसान क्या रणनीति बना रहा है और क्या वो सोच रहा है। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज तो लगा है कुछ फर्क सा। अगर सरकार तीनों कानून वापस लेगी और एमएसपी पर गारंटी बनावेगी। क्यों 70 किसान 75 के करीब मर लिए किसान जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, तो इतनी शर्म तो सरकार को आने लगी। और वही रही बात किसान 26 तारीख की जो परेड करेगा शांति प्रिय होगी, कोई दिक्कत नहीं। गणतंत्र दिवस मनाओगा, इसमें सबका अधिकार है मनाने का। तिरंगा लगाया का जाओगा। सोच का रहा जितने दिन भी लगाएंगे चाहे 24 तक बढ़ाना पड़ा या 24 तक इसी तरह धरना जारी रहेगा। और ये तो इतिहास है किसान का। पहले भी 1904 और 6 में भी आंदोलन हुए, 1952 में भी हुए। किसान तो पूरा मन बना कर आया हुआ है, ना कोई किसी का परेशानी होती है। और ही परेशानी हम तो, हमारा तो किसान का काम है, हम तो परेशानी से पैदा हुए, परेशानी में मरना हमने तो ये तो आर पार की बात है भाई। सरकार ने भी झुकना चाहिए। सरकार तो पता नहीं क्या अपने आप को समझ रही है। किसान अगर एक होता है तो सरकार ही ना होती।
अब किसान एक तरफा हो रहा है, एक साथ इकट्ठा हो रहा है। अब किसान बन गया, ना कि कोई जात बिरादरी रह गई। इसलिए आज सरकार ने भी झुकना पड़ेगा और किसानों की जीत भी तय है। ट्रैक्टर ट्रेली निकलेगी, 100% निकलेगी। ना पुलिस रोक पाएगी, ना प्रशासन, ना मोदी जी रोक पाएंगे। किसी की ताकत नहीं जो रोक देगा। किसान अन्नदाता है इस देश का, और जब अन्नदाता भूखा होगा तो मोदी जी की सरकार भी भूखी हो जाएगी एक दिन। तो किसान रैली निकलेगी, 100% निकलेगी। अगर सरकार वार्ता करनी चाहेगी तो वार्ता से इनकार नहीं कर रहा किसान, वार्ता लगातार करता आ रहा है। जब भी सरकार ने इनवाइट किया है वार्ता के लिए गए हैं, आज भी वार्ता चल रही है। अगर कोई बात बनी ठीक है, वरना किसान तो घर से बाहर है ही। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो सरकार बका रही है। आके किसी तरह यहाँ से उठ के चले जाओ। बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, दी एंड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आनंद विहार इलाके से जाली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बिहार के मोतिहारी निवासी शेख शहजाद के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 4 लाख रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि गुप्त सूचना से स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि बिहार से एक व्यक्ति नकली नोट लेकर आनंद विहार बस टर्मिनल आ रहा है, जिसके बाद स्पेशल सेल ने नाकेबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कथित मिक्सोपैथी के खिलाफ 1 फरवरी को भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि पूरे देश में करीब 3 लाख से अधिक डॉक्टर IMA के सदस्य हैं, जो 1 से 15 फरवरी तक देश भर में क्रमिक भूख हड़ताल में शामिल होंगे। इस पर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से बात की है। देखिए इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। सारे देश में ये हुआ है कि रिले हंगर स्ट्राइक होगी और वो 1 तारीख से 15 तारीख फरवरी के महीने में होगी, और उसके लिए सारे लोग हम लोग तैयार हैं। और ये हम चाहेंगे कि हम जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं और जितने भी पार्लियामेंट में डॉक्टर्स हैं, उन MPs हैं, हम लोग उनके पास अप्रोच करेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार को इससे अवगत कराया जाए कि इसमें जनता का नुकसान है, फ़ायदा होने की संभावना कम से कम। देखिए, मिक्सोपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मानते हैं कि आयुर्वेद कई चीज़ों में सही है, लेकिन आप ये देखिए कि आज तक क्यों नहीं इतने बड़े अस्पताल बने, जैसे एम्स वाले अस्पताल इस तरह के सिर्फ एलोपैथी में बने हैं, क्यों नहीं आयुर्वेद के बने या होम्योपैथ के बने? क्योंकि उसमें इमरजेंसी में आयुर्वेद में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो मरीज़ को बचा दे मरने से। समझ रहे हैं आप? तो उसमें यह है कि इमरजेंसी का ट्रीटमेंट नहीं है। कहीं वेंटिलेटर पे पेशेंट जा रहा है या कोई जिसको ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन तो एलोपैथिक में आएगा, ऑक्सीजन की को तो आयुर्वेदिक में तो है नहीं। वो तो कहेंगे जी खुले हवा में उसको डाल दो। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो इमरजेंसी वाली ट्रीटमेंट सिर्फ एलोपैथिक में है। तो इसलिए मिक्सोपैथी जिन डॉक्टरों को पढ़ाया ही नहीं जाता, आयुर्वेद वालों को सिर्फ उसकी जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है। तो ज़्यादातर आयुर्वेदिक जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने आप को वैद्य लिखने में क्यों शर्माते हैं? अगर आप जो है वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को आँख का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, लिवर का ऑपरेशन, फेफड़े का ऑपरेशन, बच्चे पैदा करने का ऑपरेशन, इस सब की परमिशन दे दोगे, तो एलोपैथी के अंदर तो एक डॉक्टर जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, और गायनेकोलॉजिस्ट होने के बाद इतने साल उसने उस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करी है, तब वो बच्चे को पैदा करता है। अगर आप आँख का ऑपरेशन उसके पास जाओगे तो वो कहेगा मेरी ट्रेनिंग इसके अंदर नहीं है, आप आँख के डॉक्टर के पास जाइए। और आँख के डॉक्टर ने 5 साल 6 साल उसी के ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया हुआ है। मगर आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर वो पाइल्स का भी ऑपरेशन कर देगा और वो गले का भी ऑपरेशन कर देगा और वो आँख का भी ऑपरेशन कर देगा, तो क्या उसके काम के अंदर जो है कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा? ये एक बहुत ही बड़ी सोचने की बात है हमारे देश के अंदर, जहाँ पे गांव के अंदर क्या होएगा और क्या उसका रिजल्ट होगा सरकार तक पहुँचने में कई साल लगेंगे। इसी खतरे को भांपते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्टैंड लिया है कि सरकार को इस चीज़ को पोस्ट किया जाए कि इसमें अभी नियमों को और रिफाइन करने की ज़रूरत है, इनको और स्पष्ट बनाने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि नियम बना के आप गांव के अंदर एक डॉक्टर तो बिठाना चाहते हैं जिसको आप हर टाइप की परमिशन भी दे देंगे, मगर कहीं ना कहीं उसके हाथ से लोगों का नुकसान बढ़ता जाएगा और एक पूरे डॉक्टर समाज के ऊपर जो है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस ट्रीटमेंट देने से मना करने पर सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों से बातचीत की। इस बारे में एमसीडी के रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन न आने से और मेडिकल की कैशलेस सुविधा न मिलने से कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। देखिए क्या कुछ कहना है रिटायर्ड कर्मचारियों का। बस ऐसे ही है, गुजारा तो हो रहा है, हस्बैंड की आ जाती है तो उससे हो जाता है। लेकिन मुश्किल तो है ही ना। लेकिन जिस तरह की उम्मीद एमसीडी से आप लोगों ने की होगी वो नहीं, वो तो हमें आ ही रही है, परेशानी तो आ ही रही है। कितनी बार कह चुके हैं और नहीं, कोई सुनाई नहीं है। ऑफिस में जाके कहते हैं पर वो कहते हैं अभी चुप हो जाओ, कुछ नहीं हो रहा। वो भी नहीं मिल पा रही, ना डॉक्टर के पास जा पाते हैं ना कुछ, कोई नहीं देखता, कोई सुविधा नहीं मिल रही, इससे घर बैठे हुए हैं, इलाज नहीं हो रहा। तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? हमें आ तो रही है, डॉक्टर जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कैसे होगा बड़े बड़े इलाज। अब ये फ्रोजन शोल्डर है, दिखाने जाते हैं, वो कहते हैं लंबा इलाज है, फिजियोथेरेपी कराओ। तकलीफ तो बहुत है, रेगुलर पेंशन आती नहीं, तो पेंशन के बिना गुजारा करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो ठीक है, हस्बैंड के पेंशन से काम चल रहे हैं, लेकिन यह तकलीफ जो है बहुत ज़्यादा है। मेडिकल फैसिलिटी तो नाम की है, वो भी मिलती ही नहीं। गवर्नमेंट ने, कॉर्पोरेशन ने किया तो है इंतजाम, लेकिन आगे काम करने वाले सही ढंग से काम नहीं करते, जिससे इस सुविधा का भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। हाँ, मेरी वाइफ जो है वो कॉर्पोरेशन स्कूल कश्मीरी के से रिटायर हुए हैं जी, तो सुविधा नहीं मिल पा रही है? नहीं, सुविधा नहीं मिल रहा। लगभग कितने समय से? 4-5 महीने हो गए, पेंशन नहीं आई। एक पेंशन आती है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। मिल रही है या नहीं? नहीं मिल रही ना। आजकल जैसे बच्चों का है, अगर पेंशन नहीं मिलेगी बच्चों का ये गुजारा कैसे होगा। दवाएं महंगी हो रही हैं और इस प्रकार से बहुत मुश्किल पड़ रही है, और महंगाई भी बढ़ रही है, कोई कम तो हुई नहीं। कैशलेस सुविधा भी नहीं मिल रही क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा एमसीडी को, तो इसलिए हमें जो वो सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन मिलनी चाहिए या बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसके बिना कैसे गुजारा कैसे होगा। और अभी वो नहीं मिलेगी तो अब पीछे फॉलो अप जो कौन करेगा। फैमिली पेंशन मुश्किल, पेंशन अब ये जारी किए जाएँ, किसी हालत में भी इन लोगों को मिलनी चाहिए। तो वहीं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क हादसे पर नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस साल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाने का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में भी हर सप्ताह अलग अलग कार्यक्रमों के साथ लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का अभियान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चला रही है। इस दौरान राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने में भी जुटी है। इसी कड़ी में लक्ष्मीनगर रेड लाइट पर यातायात पुलिसकर्मियों ने रेड लाइट पर रुके लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते नजर आए। सड़क सुरक्षा अभियान है हमारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का। लोगों की सुरक्षा के लिए रोड पर सुरक्षा कैसे करनी है, लोगों को अपना जीवन कैसे बचाना है, उसी के बारे में इनको बताते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों को सहयोग करें कि नहीं करें? हाँ, लोग सहयोग करते हैं इसमें। उनकी समझ में बातें आती हैं, जो गलतियां करते हैं फिर आगे उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।